तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का जो इतिहास है ये पार्ट 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन इसका पार्ट 7 पढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है इस किताब का थर्ड लास्ट चैप्टर है और ये पार्ट 7 अंतिम पार्ट है जिसमें हम पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आज के क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर को भी समाप्त करेंगे, यानी कि पूरी तरह से आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे राज्य में पटना नगर का विकास शहरीकरण की इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करता है। आप लोग जब संस्कृत पढ़े होंगे तो दूसरा पार्ट जो है पाटलिपुत्र वैभवम आपके ही संस्कृत में है, 10th क्लास में दूसरा पार्ट है पटना की सुंदरता। और वहाँ पे आपने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध के समय में पटना का नाम पाटलीग्राम था। बाद में उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, और बना भी। उसी की चर्चा यहाँ पर भी है कि पहले वो गांव था और कैसे धीरे धीरे शहर और आज महानगर बन चुका है। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से विख्यात यह एक महानगर था जिसकी तुलना विश्व के समकालीन सुप्रसिद्ध नगरों से की जाती थी। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासक अजातशत्रु के द्वारा एक सैनिक शिविर के रूप में की गई थी। एक नीचे आप चित्र देख सकते हैं, वो है अजातशत्रु। क्या नाम उनका? ये एक राजा थे मगध के, और इन्होंने मगध की एक राजधानी बनाई जिसका नाम उन्होंने पाटलिपुत्र रखा। क्या नाम रखा? और ये बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। थोड़ा ईसा पूर्व को समझिएगा। अभी हम लोग हैं 2020 ईस्वी में, ये ईस्वी है। आज से 2020 साल पहले ईसा पूर्व होता था, और ईसा पूर्व में सन जो होते थे उल्टा चलते थे। जैसे कि अभी हमारे पास 2020 है, तो इसके बाद आएगा 2021, 2022। लेकिन पहले क्या होता था, 2020 है तो 2019 आएगा, 2019 के बाद क्या आएगा, 2018, 17, 16, 15 नीचे की तरफ जाएगा। तो उस समय उसको कहते हैं ईसा पूर्व। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। जैसे 1 ईस्वी, 2 ईस्वी उधर चलता था, 1 ईस्वी, 2 ईस्वी पीछे की तरफ। अगर किसी का जन्म हुआ है 500 ईस्वी में, तो आपके हिसाब से वो मान लीजिए 60 बरस बाद मरता है। कितने बरस बाद? 60 बरस बाद। तो आपके हिसाब से आज के समय के हिसाब से 560 ईस्वी में मरना चाहिए, लेकिन उस समय घटा दीजिए 60, 440 ईसा पूर्व में मरा हुआ है। और वो धीरे धीरे आते आते 1 पर आ गया। कहाँ पर आ गया? 1 पर जब आया उसी समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? ईसा मसीह का। और ईसा मसीह का जन्म जब से हुआ तब से ईसा का नाम बदल करके ईस्वी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ईस्वी कर दिया गया। तो ये बात हो रही है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 2000 साल इधर और 600 साल उधर, यानी आज से 2600 साल पहले, लगभग 2600 साल पहले, जब महात्मा बुद्ध भी नहीं थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध भी 563 ईसा पूर्व में आए थे, मतलब कुछ ही सालों बाद आए थे। उसी टाइम की ये बात हो रही कि पाटलिपुत्र जो था वो शहर नहीं था, उसको अजातशत्रु ने अपने एक छोटी सी राजधानी बनाई। और राजधानी भी कहिए या एक शिविर, शिविर मतलब होता है जहाँ पे अस्त्र शस्त्र रखने के लिए कैंप बना दिया, एक घर बना दिया, और उसका नाम उसने क्या रख दिया था? पाटलिपुत्र। पाटलीग्राम था, बाद में क्या पड़ गया? पाटलिपुत्र। कालांतर में यह मगध साम्राज्य की राजधानी बना, और उस समय बिहार को मगध कहा जाता था। बिहार को क्या कहा जाता था? और मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। आप लोग कोई भी पुराना सीरियल देखेंगे तो उसमें कहा जाता है मगध,
अभी मगध कहीं नहीं कहा जाता है, लेकिन मगध यानी बिहार। मौर्य शासन काल के कंधार से कर्नाटक तक विस्तृत साम्राज्य की राजधानी इसी पाटलिपुत्र नगर में स्थित थी। मौर्यकालीन राजप्रसाद के अवशेष दक्षिण पटना में स्थित कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। दक्षिण पटना में एक कुम्हरार नाम का जगह है जहां पे कुछ जमीन की खुदाई में कुछ अवशेष निकले हैं। अवशेष मतलब होता है कोई कोई सामान निकला है, जो ये बताता है कि ये जो पटना है बहुत ही प्राचीन है, कई सौ वर्षों से यहाँ पे टिका हुआ है। और मौर्य वंश से, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आगे है, इस नगर की आबादी उस समय लगभग 4 लाख थी। पटना की आबादी कितनी थी? 4 लाख थी। और आज के समय पटना की आबादी लगभग 20 से 25 लाख तक है। इस नगर के प्रशासन और जीवन के अनेक पहलुओं की विस्तृत चर्चा मेगास्थनीज की रचना इंडिका में उपलब्ध है। यह व्यक्ति चंद्रगुप्त के दरबार में दूत के रूप में आया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मेगास्थनीज कौन था, तो आप कहेंगे कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जब वो यहाँ के राजा थे मगध के, तो उस टाइम में वो दूत बनकर आया था। किसका दूत बनकर आया था? तो निकेटर सेल्यूकस। निकेटर सेल्यूकस यूनान का एक राजा था। अब थोड़ा चलते हैं आपको कहानी में लेकर। सिकंदर का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। सिकंदर का ही एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। जब सिकंदर मर गया तो सिकंदर का विवाह या उसका लड़का लड़की कुछ नहीं था, तो उसका सेनापति उसका राजा बन गया उस देश का। और उसकी बेटी थी हेलेना। क्या नाम था उसका? और हेलेना का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। किनके साथ हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में हेलेना के साथ मेगास्थनीज आया था दूत बनकर। दूत मतलब होता है मैसेंजर, कोई संदेश लेकर आया, वहीं पे रह गया, कुछ वर्षों तक रहा, फिर चला गया। और उसने किताब लिखी थी इंडिका। कौन सी किताब लिखी थी? तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिका किताब किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज। इसका नाम आप लोगों को संस्कृत का जो दूसरा चैप्टर है उसमें भी है, मेगास्थनीज, इत्सिंग, वैनसैंग, ये सब नाम उसमें है। मैंने उसमें पिक्चर भी दिखाया होगा आप लोगों को। नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देखें इसको। आगे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेगास्थनीज है और बगल में कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। इन्हीं के शासनकाल में आया था। आगे है, गुप्त काल में भी इस नगर का गौरव बना रहा। इसके विशाल भवनों के वैभव और सौंदर्य की चर्चा चीनी यात्री फाइयान द्वारा की गई। देखिए फाइयान का नाम आ गया, उसमें भी है। यहाँ पे नीचे आप चित्र देख सकते हैं, ये कौन है? ये फाइयान है, चीन का यात्री था। इसने भी पटना का वर्णन अपने किताब में किया है कि पटना कैसा शहर है। ठीक है ना। आगे है, प्राचीन काल में यह नगर शिल्पकला, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था, परंतु यह नगर पूर्व मध्य काल में पतनशील अवस्था में आ गया। मतलब प्राचीन काल में तो ये बहुत आगे बढ़ा, इसमें काफी विकास हुए, लेकिन जब मध्य काल आया, क्योंकि आपको पता है ना इतिहास 3 भाग में बटा है, प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। तो प्राचीन काल में जब अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन ये लोग थे तो काफी आगे गया, लेकिन जब आया मध्यकाल, जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए तो वे पूरी तरह से पटना को लूट लिए। जितना भी अच्छा अच्छा सामान था सब लेकर चले गए। लेकिन फिर जब आया आधुनिक काल, कौन? उसके बाद फिर से पटना का धीरे धीरे विकास होने लगा। मध्य युग में इस नगर के गौरव को सुप्रसिद्ध अफगान शासक शेर शाह सूरी ने पुनर्स्थापित किया। और मध्यकाल में ही एक अफगानिस्तान का, अफगान मतलब होता है अफगानिस्तान, हमारा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, और भारत से उसका संबंध भी अच्छा है अभी। तो अफगानिस्तान का एक शासक था जो भारत पर राज किया था, उसका नाम था शेर शाह सूरी। उसने मतलब आया तो ये पटना का काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया था। ये शेर शाह सूरी वही है जो बाबर का जो बेटा था हुमायूं, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर। उसका बेटा था हुमायूं। हुमायूं को इसने गद्दी से उतार दिया था।
और शासन किया। लेकिन फिर बाद में हुमायूं अपनी पार्टी इकट्ठा करके और फिर इसको क्या किया, शेरशाह सूरी को उस पद से हटा दिया। आप लोग को पता होना चाहिए, आज आप लोग जिस नेशनल हाईवे रोड पे चलते हैं उस नेशनल हाईवे को इसी शेरशाह सूरी ने बनवाया था। आज वो नेशनल हाईवे पूरे देश को जोड़ता है एक साथ। एक हाईवे पर आप चल रहे तो आप पूरा देश घूम सकते हैं, क्योंकि हाईवे कहीं टूटा हुआ कटा हुआ नहीं, सब एक से एक देश से, एक राज्य से एक राज्य जुड़ा हुआ है। और उसी हाईवे को किसने बनवाया था? उसका नाम उन्होंने रखा था जीटी रोड। कौन सा रोड? ग्रैंड ट्रैंक रोड। ग्रैंड ट्रैंक, उसको एनएच कहा जाता है, नेशनल हाईवे। उसने 1541 के लगभग गंगा और गंडक नदी के संगम के पास एक दुर्ग बनवाया। दुर्ग मतलब होता है किला। किला समझते हैं आप लोग? फिल्म उलिम देखा तक बोलेंगे, सीरियल देखे बड़का बड़का घरवा कुलिना बनली सा, केवरिया खूब बड़का बड़का रही, और एक किला कहल जाला। क्या कहल जाला? किला। क्योंकि उस स्थान के सैनिक महत्व उसे आभास था। अब्दुल्ला की रचना तारीखे दाऊदी में इस संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है। अकबर के शासनकाल तक यह नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। और जब शासन आया अकबर का, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर, तो उसके टाइम में ये जो पटना है ये काफी फेमस हो चुका था। 1865 ईस्वी में अंग्रेज यात्री राल्फ फिच, नीचे देख सकते हैं, ये कौन है? राल्फ फिच ने इस नगर का भ्रमण किया। यहां पे मिस्टेक से 1865 1856 कर देंगे। इस नगर का भ्रमण किया और बताया कि यहां से कपास, सूती वस्त्र, चीनी और अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में बंगाल एवं दूसरे क्षेत्रों के साथ होता था। यानी अपने इस किताब में इसने बताया कि बिहार से, पटना से कपास का, सूती कपड़ा का, चीनी का और अफीम का व्यापार हमारा जो पड़ोसी राज्य है बंगाल, यानी कि कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, वहां पे व्यापार होता है, साथ ही साथ दूसरे राज्यों में भी होता था। किसने बताया था ये? राल्फ फिच ने। इसके अतिरिक्त सोरा और नील का भी निर्यात अधिक मात्रा में पटना से होता था। नील समझते हैं ना? सोरा उसी टाइप की एक फसल है, व्यापारिक फसल है। यूरोपीय व्यापारियों के साथ पंजाब के खत्री और पश्चिमी भारत के जैन व्यापारी और ईरानी, मध्य एशियाई एवं आर्मेनियाई व्यापारी भी इस नगर में सक्रिय थे। 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों में इस नगर की आबादी 3 लाख से अधिक बताई जाती है, जबकि समकालीन यूरोप में 1 लाख की आबादी वाले नगर भी महत्वपूर्ण माने जाते थे। मुगल काल में अनेक सुंदर और भव्य इमारतों का यहाँ निर्माण भी हुआ, जिनमें अधिकतर अब नगर के मध्य एवं पूर्वी भागों में देखी जा सकती हैं। इसी नगर में 1666 ईस्वी में सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। नीचे पिक्चर देख रहे हैं ना, ये सिख धर्म के 10वें और क्या हैं? अंतिम गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह, जिनका एक कविता आप लोग क्लास 9th के कविता का पहला चैप्टर, पहला नहीं तीसरा चैप्टर जो पढ़ते हैं, और 10th में आप लोग पढ़ते हैं जो पहले गुरु थे गुरु नानक, वो है, लेकिन 9th में गुरु गोविंद सिंह है। जिस कारण यह नगर महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी माना जाता है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल राजकुमार अजीमुशान ने इस नगर का नवनिर्माण कराया और इसे अजीमाबाद नाम दिया। पटना का नाम एक मुगल का शासक था, उसका नाम क्या था? अजीमुशान। उसने इसका नाम क्या रखा था? अजीमाबाद। उस समय इस नगर के पुनर्निर्माण पर लगभग 1 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। कितना रुपया खर्च किया गया था? उस समय का 1 करोड़ रुपया समझ, आज का 20-25 करोड़ होगा, ठीक ना? जबकि उस समय पैसा भी लोगों के पास उतना नहीं था। तब यह नगर भारत के प्रमुख सांस्कृतिक केंद्रों में अग्रणीय था। अग्रणीय मतलब आगे था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध मतलब होता है अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ आधुनिक पटना नगर के विकास का क्रम आरंभ हुआ। अजीमाबाद क्षेत्र से कुछ पश्चिम में अंग्रेजों का अफीम गोदाम पहले से ही था। आप देखिए बगल में किसकी खेती हो रही है? अफीम की खेती हो रही है। एक महिला अफीम तोड़ रही है और अफीम का बगल में क्या है? ये
गोदाम है जहाँ पर अफीम को शुद्ध कर करके, मतलब उसको छांट के उसको में कमी को निकाल करके अब पैकेट में भर भर के लोगों के पास पहुंचाया जाता है। तो अफीम की फैक्ट्री है बगल में। यहां से लगभग 5 मील की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 5 मील की दूरी पर अनाज भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया, जो गोल घर के नाम से विख्यात है। पहले अनाज, अभी भी अनाज ही रखा जाता है गोल घर में, लेकिन अंग्रेजों ने बनवाया था अपना अनाज रखने के लिए। कब बनाया था? 1700। और आज उसको किस नाम से जाना जाता है? और आज भी उसी तरह है। देखिए उतने साल पहले बना था और आज भी उसी तरह है। एक बात कहें, अंग्रेजों के टाइम में अत्याचार बहुत था, लेकिन करप्शन नहीं था। मतलब ना उस समय लूटपाट नहीं होता था, उस समय भ्रष्टाचार नहीं होता था। जैसे अभी क्या है, सरकारी स्कूल बनवाना है, सरकार दी है 50 लाख रुपया, बन जाएगा 5 लाख में, 45 लाख लोग बीच में ही गायब कर देते हैं। लेकिन अंग्रेजों के टाइम में ना किसी का हिम्मत नहीं था कि अगर 50,000 रुपये जाए तो 100 रुपये थोड़ा निकाल लें उसमें से। बनवाने वाले हाथों गोड़ कटवा लेता था सब। सोचिए अगर मजबूत काम नहीं हुआ होता, ईमानदारी से काम नहीं हुआ था, तो 1786 आज से 250 साल पहले वो बना और आज भी उसी तरह है। 250 साल कोई घर चलता है? घर का ज़्यादा से ज़्यादा अगर ओरिजिनल घर भी बनवा दिया जाए सीमेंट का तो 100 बरस का उम्र माना जाता है। इस 100 बरस अधिक कोई घर नहीं चलता है, गिर जाएगा। 250 साल हो गया उसी तरह है, लोग उसी तरह आते हैं, चढ़ते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कोई भी सामान आज भी उसी तरह है। VM स्कूल आप लोग देखते हैं, VM स्कूल में कभी गए हैं आप लोग? गोपालगंज जाइएगा, कभी देखिएगा, अंग्रेजों के द्वारा बनवाया गया है, आज भी उसी तरह है। 200 बरस पहले बना होगा वो। अंग्रेज जिस चीज को बनवा देते थे ना, खराब नहीं होता था वो, क्योंकि वो लोग इस मामले में बड़ा ईमानदार थे। हाँ, लोगों पे अत्याचार करते थे, ये बात सही है, लेकिन उनका पास जो कंस्ट्रक्शन का जो काम था ना, बड़ा ही तगड़ा था। वो भी उस समय जिस जमाने में कुछ नहीं था, इंटरनेट ये सब कुछ नहीं था, जानकारी कुछ नहीं, किताब पढ़ पढ़ के इतना मजबूत काम हो जाता था। वो लोग अपने घर में प्लास्टर नहीं करवाते थे। देखिएगा वो लोग प्लास्टर, उन लोगों का VM स्कूल का अब हो गया है, लेकिन उन लोगों का प्लास्टर नहीं, ईंटा ही रहता, उसको कलर लाल कलर से रंग देते थे, लाल कलर से रंगवाते थे वो लोग, नेवी। आप लोग जिन बाबा के पास जाते हैं, जिन बाबा के आगे जो बजरंग बली का मंदिर है, वहां पे एक पुल होगा, वो पुल अंग्रेजों के द्वारा बनवाया हुआ है और आज भी उसी तरह है। और हम लोग जो पुल बनवाते हैं 10 वर्ष के बाद ना पाया रहता है ना खूंटी रहता है, दूसरा पुल तैयार शुरू हो जाता है। तो इस मामले में तो ठीक थे। नहीं तो आप सोचिए कि आज भी गोल घर है, उसे ढह जाना चाहिए ना, आज भी उसी तरह है। पहले के टाइम का जो राजा भी होता था ना, इस सब के मामले में बड़ा तगड़ा सामान बनवाते थे। लाल किला आज का है, वो 400-500 बरस पहले का है। ताजमहल 400 बरस पहले का है, उसी का उसी तरह है। इतना साल कोई चीज चलता है। यहां पे आप गोलघर का सीन दिख रहे हैं ना, ये क्या है? गोल घर है। और इसको अंग्रेजों ने किस लिए बनवाया था? अनाज रखने के लिए। पटना नगर के प्रशासन की व्यवस्था भी क्रमिक ढंग से हुई और 1769 ईस्वी में बिहार क्षेत्र की शासन की देखरेख के लिए एक अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति हुई, जबकि 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बिहार के प्रशासन के लिए कई व्यवस्था लागू हुई। इसमें पटना के नगर की केंद्रीय स्थिति बनी रही, यानी कि जितने भी अंग्रेज के अधिकारी भी जो होते थे ना, वो सब का सब मेन सेंटर कहाँ बनाते थे? पटना में। जैसे कि आज हमारे देश का हाई कोर्ट या जो विधानसभा है, जहाँ पे नेता मंत्री लोग बैठते हैं, कोई भी विशेष काम है, सब कहाँ होता है? पटना में होता है। 1911 ईस्वी के दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक राज्य का रूप दिया गया। 1912 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और पटना इसकी राजधानी बनी। पहले क्या था ना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही राज्य था। तो सबसे पहले बंगाल जो था वो अलग हो गया बिहार से। बंगाल क्या हो गया 1911 में? अलग हो गया। फिर उड़ीसा भी उससे क्या हो गया?
1912 में अलग हो गया। तब बिहार की राजधानी किसको बनाई गई? पटना को। 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में पटना के पश्चिमी भाग का विकास आरंभ हुआ और नया प्रशासनिक क्षेत्र विकसित हुआ, जिसमें राजभवन, सचिवालय, विधानमंडल आदि का निर्माण हुआ। राजभवन आप लोग समझते हैं? राजभवन जिसमें राज्य के राज्यपाल रहते हैं, राज्य के राज्यपाल, उसको क्या कहा जाता है? राजभवन कहा जाता है। सचिवालय, सचिवालय का अर्थ होता है जहां पर देखिए, एक होता है राज्यसभा और एक होता है विधानसभा। तो राज्यसभा की जो मीटिंग लगती है वो सचिवालय कहलाता है। आप लोग टीवी पे कभी कभी देखते होंगे, एक चैनल आता है राज्यसभा, देखिएगा, एक आता है लोकसभा, 2 चैनल आता है। अरे आप लोग देखे होंगे, सब नेता विधायक उधायक बैठ के बड़ा हल्ला करता है, सब टेबल पीटेगा, ये करेगा, वो सब राज्यसभा। और उसी तरह एक विधानसभा भी होता है, जहाँ पे विधायक लोग, जो चुनाव अभी हो रहा है ना, ये लोग जीत कर जाते हैं तो कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में, विधानमंडल में आदि का निर्माण हुआ। देश की स्वतंत्रता के बाद पटना के दक्षिण के दिशा में भी आबादी का विस्तार तेजी से हुआ है। वर्तमान पटना की आबादी 12 लाख से अधिक है। जब ये किताब लिखा गया तब पटना की आबादी कितनी थी? लेकिन आज उसका दुगुना कर लीजिएगा, 12 दूना, नया जो जनगणना आएगा 2021 में ना, पक्का 24 होगा ये। और इसका क्षेत्र 250 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल कितना है? कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर है और आबादी के घनत्व के दृष्टिकोण से भारत का 14वां सर्वाधिक आबादी वाला नगर है। पूरे भारत में 14 नंबर पर है। किस मामले में? आबादी, जनसंख्या के मामले में, आबादी घनत्व के मामले में। वर्तमान में यह शिक्षा और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भी इसकी स्थिति प्रशंसनीय है। चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ है, शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है। ग्रामीण एवं सामंती व्यवस्था से हटकर कृषि व्यवस्था से आगे बढ़ते हुए एक नई आर्थिक व्यवस्था लागू हुई, जिसने व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के विकास पर बल दिया। शहरों के इस विकास क्रम ने लोगों को नई चेतना प्रदान की और सुविधाएं दी, तो दूसरी ओर नई समस्याओं को भी जन्म दिया, जिनके निदान की आवश्यकता आज है। इस नई सामाजिक संरचना के अंतर्गत शहरों के द्वारा जहां एक और व्यवसायी, मध्यम एवं श्रमिक वर्ग आए, तो उनके साथ वर्ग भेद की भावना भी आई, जो समाजवादी विचारधारा के विपरीत है एवं लोकतांत्रिक पद्धति को भी प्रभावित करती है। शहरों की निरंतर प्रगति एवं इनके विस्तार से हमारी जीवन शैली सकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर साधन उपलब्ध हुए हैं, तो दूसरी ओर स्पर्धा एवं अवसरवाद जैसी नकारात्मक प्रवृत्ति भी बदलती हुई है। मतलब जहाँ पे पढ़ाई लिखाई बढ़ा, रोजगार बढ़ा, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी है। हर मामले में वहाँ के लोग एक दूसरे को क्या करते हैं? कंपटीशन करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास भी करते हैं। एक संतुलित सामाजिक व्यवस्था का निर्माण आधुनिकीकरण के साथ उन आदर्शों के संश्लेषण के साथ ही संभव है जो हम अपनी शहरी सभ्यता के अंतर्गत छोड़ते जा रहे हैं। तो चैप्टर हमारा समाप्त होता है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को लिख लीजिए। इसके अगले पार्ट में इसके वस्तुनिष्ठ और लिखित प्रश्न उत्तर लिखवाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।